नमस्ते, मेरा नाम मुकुल श्रीवास्तव है। मुझे वीरेंद्र डंगवाल जी की एक पंक्तियाँ याद आ रही हैं मशीन के कारण कि हमने कैसा समाज रच डाला है, इसमें जो कुछ चमक रहा है शर्तिया काला है। और चमकने वाली चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मोबाइल, और वो मोबाइल है। और उसी मोबाइल से जो सबसे ज़्यादा चीज़ फैल रही है वो है फेक न्यूज़। और भारत और ब्राज़ील दुनिया के दो एक ऐसे देश हैं जो इस समस्या से सबसे ज़्यादा जूझ रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देता हूँ कि भारत में स्थितियाँ क्यों ख़तरनाक हैं और इससे बचना क्यों ज़रूरी है और जर्नलिस्ट की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। गूगल ने एक प्रोग्राम शुरू किया है, गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव, भारत में, जो ख़ास करके जर्नलिस्ट ट्रेनिंग को कवर कर रहा है। और उन्होंने कुछ लोगों को ट्रेनिंग दी है अपने गुड़गांव ऑफिस में, और फिर वो लोग वर्कशॉप कराते रहते हैं। तो उन लोगों में से एक मैं भी हूँ। तो कैसे हम फेक न्यूज़ से बच सकते हैं और कैसे हम फेक न्यूज़ को पहचान सकते हैं, लेकिन उससे पहले सवाल ये है कि फेक न्यूज़ है क्या। एक टर्म होता है डिसइंफॉर्मेशन और एक टर्म होता है मिस इन्फॉर्मेशन। डिसइंफॉर्मेशन में क्या होता है, मिस इन्फॉर्मेशन में ये होता है कि जो खबर फैलाने वाला है, जैसे मान लीजिए कि मुझे कोई सूचना मिलती है और चूंकि मुझे सच नहीं पता है तो मैं ये मान करके कि ये खबर सच्ची है या ये सूचना सच्ची है, मैं उसे दूसरे को बढ़ा देता हूँ। डिसइंफॉर्मेशन में ये होता है कि मुझे ये पता है कि ये फैक्चुअली रॉन्ग है, गलत है, लेकिन उसके बावजूद मेरे कुछ अपने मैलिस इंटेंशन हैं, कुछ प्रेजुडिसेस हैं, और उन सारी चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए हम जानबूझ करके उसको सर्कुलेट करते हैं। और आपको जानकर के हैरत होगी, ताजुब होगा कि फेक न्यूज़ का भी एक बहुत बड़ा बाज़ार बन चुका है। तो इंटरनेट बहुत सारे अवसर लाया है, तो बहुत सारी चुनौतियां और ख़तरे भी लाया है। भारत में चूँकि आपको पता है कि अभी भी हम लोग 100% साक्षर लोग नहीं हैं, तो डिजिटली लिटरेसी की जो बात की जाए, डिजिटल लिटरेसी की बात की जाए, वो तो बहुत दूर की बात है। तो और दूसरी तरफ बहुत सारे भोले लोग हैं जो ये मान के चलते हैं कि जो कुछ हमें व्हाट्सएप पर हमें आ रहा है वो सब सच्चा है। यहाँ इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से 8 से 10 ग्रुप आपके मोबाइल में होंगे। वो क्लास 8 का ग्रुप, घर वाला ग्रुप, इन लॉज का ग्रुप, ऑफिस का ग्रुप। अच्छा, जब आप सवेरे उठते हैं तो आपको अचानक लगता है कि आप बहुत बीमार हैं। बताया था कि आप टमाटर के खाने से कैंसर होता है, एक जेपीजी चिपका दी गई और आप घबरा गए, टमाटर के खाने से कैंसर होता है, टमाटर बंद करो। अगले दिन सो के उठे तो बताया गया कि नहीं, टमाटर के खाने से कैंसर नहीं होता है, टमाटर खाइए। इसीलिए देखिए टमाटर 100 रुपये किलो हो गया। तो वो अब ये जो चीज़ें हैं, चूँकि फैक्ट चेक करने की ना हमारी आदत रही, और चूँकि एक पिछड़ा देश होने के नाते, और ये जो मीडिया आया, इसकी जो क्रेडिबिलिटी थी कि रेडियो ने बताया है, टेलीविज़न ने बताया है, अखबार में छपा है तो ये सच होगा, इंटरनेट ने उन सारी चीज़ों को नेस्तनाबूद कर दिया, ध्वस्त कर दिया। कारण ये है कि इतने सारे ऐप्स हैं, इतने सारे वेबसाइट्स हैं जहां आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, और इसलिए भारत में ये जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा तेज़ी से सर्कुलेट हो रही हैं। इसीलिए देखिए व्हाट्सएप ने फॉरवर्ड का वो 5 वाला नियम बनाया गया, 5 से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि चीज़ें कितनी ख़तरनाक हैं। अब मामला ये होता है कि ये मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन के बीच में जो हमारा देश फंसा हुआ है वो ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, और उन कारणों में एक तो ये है कि चूँकि हमारे पास जागरूकता का अभाव है, दूसरी चीज़ ये है कि पॉलिटिकल माइलेज मिल सकता है इससे, तीसरी चीज़ ये है कि इंटरनेट का मोनेटाइजेशन भी एक बड़ा मुद्दा है, और उसमें जो सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं उनका भी रोल बहुत क्लियर नहीं है। जैसे इस सवाल से बहुत सारे सवाल जुड़े हुए हैं। आपको पता है कि इस दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं होता, लेकिन आपके व्हाट्सएप पर कोई ऐड नहीं आता है और व्हाट्सएप का कोई रेवेन्यू मॉडल आपको नहीं पता है, तो पैसा कमाया कैसे जा रहा है। लेकिन जब आप देखते हैं कि व्हाट्सएप पर आप जब कुछ किसी चीज़ का जिक्र करते हैं, कोई बात करते हैं, तो वो जो चीज़ें हैं उसके विज्ञापन आपको दिखने लग जाते हैं। अब व्हाट्सएप दावा करता है कि साहब हम तो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड हैं और हम तो कुछ जानते ही नहीं, हम तो बहुत भोले हैं। लेकिन एक जो भ्रांति है उसको दूर कर लीजिए कि जैसे ही आप इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं वैसे ही आपका कुछ भी व्यक्तिगत नहीं रह जाता। पहली चीज़ तो ये।
इससे जुड़ा वो मामला डेटा प्राइवेसी का है, जिसके बारे में भारत में कोई नहीं सोच रहा है, कोई कानून नहीं है, और वो जो चीज़ें हैं वो तो हैं ही हैं। तो हम वापस फेक न्यूज़ पर लौटते हैं कि फेक न्यूज़ भारत में क्यों फैल रही है और हम क्या कर सकते हैं। तो जो पहली चीज़ है वो ये है कि इंटरनेट पर किसी भी जानकारी को आप सबसे पहले शक की निगाह से देखिए, यानी कि वहाँ जो कुछ बताया जा रहा है वो सच्चा नहीं है, और उसको क्रॉस वैलिडेट करने की कोशिश कीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि व्हाट्सएप एक सबसे बड़ा सोर्स बन करके उभरा है फेक न्यूज़ फैलाने का। जैसे सर पीपीटी लेकर के आए थे, वैसे मेरे पास भी एक बड़ा शानदार पीपीटी था, वो नहीं है, तो चीज़ें जो है उस ऑर्गेनाइज वे में नहीं चल पा रही हैं। तो हम अभी सेशन खोलेंगे, आप लोगों के सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। गूगल ने एक चीज़ शुरू करी है व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप पर सबसे ज़्यादा जो फेक न्यूज़ फैलती है वो फैलती है इमेजेस के थ्रू। उसके बाद फिर वीडियोस का नंबर आता है, क्योंकि वीडियो बैंडविड्थ ज़्यादा लेता है, डाउनलोड करने में टाइम लगता है, लेकिन जो कोई जेपीजी इमेज आती है तो आप फटाक से देख लेते हैं और फिर आप उसको आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो उसका एक तरीका है कि अगर आपको व्हाट्सएप पर कोई इमेज मिल रही है या ये किसी दावे के साथ मिल रही है कि ऐसा हो गया, ऐसा किया जा रहा है, उसको आप चेक कर सकते हैं। उसका दो तरीका है। पहली चीज़ तो ये कि अब तो बहुत सारी फैक्ट चेकर्स आ गए हैं, वेबसाइट्स आ गई हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि यार ये चीज़ हजम नहीं हो रही है, तो आप एक बार इंटरनेट पर कुछ कीवर्ड्स के साथ सर्च करें तो आपको उस तस्वीर की सच्चाई पता पड़ जाएगी। जो दूसरी सबसे अहम चीज़ है वो है गूगल रिवर्स इमेज सर्च। शायद आप लोगों ने नाम सुना है, अगर नाम नहीं सुना है तो आप images.google.com को अगर आप डालेंगे, अपने URL में टाइप करेंगे तो images.google.com, तो जैसे गूगल का पेज खुलता है वैसे ही गूगल का पेज तो खुलेगा, लेकिन जहां पर आप टाइप करते हैं उसके बगल में कैमरे का आइकन दिखा रहा होगा। अब उस आइकन को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन देगा। पहला, अगर आपके पास कोई इमेज है तो आप उसे अपलोड कर सकते हैं। दूसरा, आपको कोई इमेज मिली है इंटरनेट पर किसी वेबसाइट पर, तो उसका आप URL वहां पर पेस्ट कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो गूगल उसके डेटाबेस में वो इमेज सबसे पहली बार कब आई है वो ये बता देगा। उससे क्या होगा, आप ये पता कर पाएंगे कि तस्वीर सच्ची है या नहीं सच्ची है, और रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट में तो यूज़ नहीं किया जा रहा है। जैसे आज ही आप देखें, अगर आपने अखबारों में खबर पढ़ी हो तो एक 5 साल पुराना वीडियो वायरल होता है और उसमें कुछ शराब पीते हुए ऑफिस में है और उसमें फिर 5 लोग सस्पेंड होते हैं। तो वीडियो 5 साल पुराना था लेकिन वो वायरल आज हुआ, और उसके बाद जांच पड़ताल हुई तो पता पड़ा कि तो 5 साल पहले इन लोगों ने शराब पी थी, ध्यान नहीं दिया और वो फिर पहुंच गया। तो मामला ये है कि जो फेक न्यूज़ फैलती है उसमें एक बड़ा मामला ये भी होता है कि तस्वीर तो सच्ची है पर रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ की जा रही है। पता पड़ा ये कि साहब कहीं कोई घटना हुई या दुर्घटना हुई, उसमें कुछ जवान शहीद हो गए। अब उन जवानों का जो शहीद वाला मामला है वो किसी और टेररिस्ट अटैक से जोड़ा जा रहा है। तो तस्वीर तो सच्ची है लेकिन गलत कॉन्टेक्स्ट में उसे यूज़ किया जा रहा है। तो गूगल की ये जो फैसिलिटी है ये आपको ये बता देगी कि ये जो तस्वीर मिली ये गूगल के डेटाबेस में कैसे आई। इस चीज़ को और थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ कि आप गूगल जब सर्च करते हैं तो गूगल आपका हाथ पकड़ करके आपको कुछ नहीं बताता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिखा रेडियो जयघोष, तो रेडियो जयघोष गूगल के डेटाबेस में जिन जिन साइट्स पर इसका इस्तेमाल हुआ है उन साइट्स को आपको दे देता है। अब आप सेलेक्ट करते हैं कि इसमें से आपके मतलब का रेडियो जयघोष कौन सा है। तो उसी तरीके से जो रिवर्स इमेज सर्च है वो आपको तस्वीर के जो गूगल के डेटाबेस हैं उसमें बता देता है कि ये तस्वीर सबसे पहले गूगल के डेटाबेस में कब आई और किस रेफरेंस में आई। तो उससे आपको पता पड़ जाता है। जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि हम फेक न्यूज़ का शिकार क्यों होते हैं। वैसे आमतौर पर माना जाता है कि हम लोग बहुत विद्वान समझदार लोग हैं, लेकिन जब इस तरीके के दावे के साथ कोई तस्वीर या कोई वीडियो वायरल होता है तो हम बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाते हैं। आप ये सोचिए कि अगर कोई इतनी बड़ी घटना घट रही हो कि पानी से गाड़ी चल रही हो, और तो ये तो बहुत बड़ी क्रांति की बात है। एक पूरा रेवेन्यू मॉडल आ जाएगा, सारे भारत के पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे, और ये बात किसी को नहीं पता है, सिर्फ आपको पता है। और इस दावे के साथ कि इस वीडियो को वायरल कर दो, फैला दो और
तो आप जब भी आप देखें कि जो फेक न्यूज़ से रिलेटेड मटेरियल आपको मिलता है तो वो प्रोवोकेटिव होता है, वो आपको उकसाता है। तो न्यूज़ तो उकसाने वाली नहीं होती है, न्यूज़ तो इन्फॉर्मेटिव होती है कि ये जानकारी आपके लिए है और आप इसका इस्तेमाल ऐसे करें। तो ज़्यादातर मामला ऐसे ही होता है। अब दूसरी चीज़ है वीडियोज़ को कैसे डिबंक करें। मान लीजिए कि आपके पास कोई वीडियो मिलता है, वीडियो में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मुझे एक वीडियो मिलता है जो इस दावे के साथ मिलता है कि साहब लखनऊ में गिरी बर्फ़ और जो रेजिडेंसी के आसपास का इलाका है वहाँ पर पूरी बर्फ़ गिरी हुई है। अब आप वीडियो में देख रहे हैं कि एक इलाका है जो रेजिडेंसी जैसा लग रहा है नहीं है ये आपको नहीं पता, पर हाँ कुछ रुइंस हैं, कुछ खंडर हैं और वहाँ पर बर्फ़ गिर रही है, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग चल रहे हैं। अब आपको इतना वीडियो मिला और आपने देखा अरे लखनऊ में तो बर्फ़ गिर गई और आपने 10 लोगों को फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर आपको वीडियो देखना नहीं है। हम में से ज़्यादातर लोग वीडियो को देखते हैं। बीइंग अ फैक्ट चेकर या बीइंग अ जर्नलिस्ट हमारा काम है वीडियो को पढ़ना कि जिस दावे के साथ ये वीडियो वायरल किया जा रहा है क्या वैसी चीज़ें उसमें हैं। अब आप ये देखें कि अगर उस वीडियो में कोई लोग दिख रहे हैं तो क्या उन्होंने जो कपड़े पहने हैं वो लखनऊ के परिवेश के हिसाब से हैं। अगर जो खंडर हैं उनके आसपास कोई गाड़ियां आती जाती दिख रही हैं, उनका नंबर प्लेट आपको दिख रहा है, अगर नंबर प्लेट दिख रहा है तो आप उसको मैग्नीफाई कर सकते हैं और नंबर प्लेट से आप उस जगह तक पहुंच सकते हैं। उसके अलावा जो वो रुइंस हैं अगर आप उनका स्क्रीनशॉट लें और उसका फिर गूगल रिवर्स इमेज सर्च करें तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि ये जो रुइंस हैं या ये खंडर हैं गूगल के पास इनकी क्या कोई जानकारी है, और जानकारी है तो वो कहाँ के हैं। उसी तरीके से जो लोग बात कर रहे हैं उनकी भाषा क्या है, कपड़े क्या है, कोई साइनेज दिख रहा है आपको जिससे आप अंदाज़ा लगा सकें कि लखनऊ में तो हमने ऐसा कोई बोर्ड देखा नहीं जैसा, और रेजिडेंसी के आसपास। तो इन सारी चीज़ों से आप वीडियो की जांच पड़ताल कर सकते हैं। आजकल सबसे बड़ा शौक, मैं भारत भर में कहीं भी जाता हूँ पत्रकारिता के छात्रों के बीच में, तो मैं पहला सवाल पूछता हूँ कि भाई आप लोगों में से कितने लोगों के पास यूट्यूब चैनल है, तो 90% हाथ खड़े हो जाते हैं। तो मेरा दूसरा सवाल होता है क्यों ना। जैसे सचिन तेंदुलकर को देख के सबने क्रिकेट खेलना शुरू किया ना, वो एक दौर था कि हम तेंदुलकर बनेंगे या सहवाग बनेंगे, और बने कितने। तो यूट्यूब चैनल आप क्यों बना रहे हैं, पैसे कमाएंगे, पर एक्चुअल में कितने लोग पैसे कमाते हैं। अब आपने यूट्यूब चैनल बना लिया लेकिन एंगेजमेंट नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे। अब ये वर्कशॉप चल रही है, आपने देखा बहुत बढ़िया मामला है, कुछ रिकॉर्ड किया, फिर आपने एक शानदार सा हेडिंग लगाया, शीर्षक लगाया कि एक ऐसी वर्कशॉप जहां कैमरा चलाता है भूत। अब हम स्क्रॉल कर रहे हैं, अच्छा हम उस वक्त तुरंत भोले बन गए कि हमें उस खबर पे ध्यान ही नहीं, अच्छा भूत भूत, तुरंत क्लिक किया हमने। जिसका चैनल है उसको एंगेजमेंट मिला तो क्या हुआ, उसका ट्रैफिक बढ़ा तो उसके मोनेटाइजेशन होने की उसी तरीके से फेसबुक है। फेसबुक मतलब मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि हमारे यहाँ पर राजनीतिक प्रतिबद्धता का खासा अभाव है। फेसबुक कभी नहीं चाहेगा कि फेक न्यूज़ रुके, क्योंकि उसे इससे मतलब नहीं कि आप क्या सर्कुलेट कर रहे हैं, उससे ये मतलब है कि आप बस फंसे रहें, इंगेजमेंट चाहिए उसे। तो वो जो इंगेजमेंट है वो क्या कर रहा है कि अब आप क्या देख रहे हैं, पोर्न जैसे रील है आज। अब यूट्यूब के बाद तो ज़माना आगे निकल गया। भारत में आधा भारत तो रील बनाने में लगा हुआ और आधा भारत मीम देखने में लगा हुआ। अब ये कहानी कोल्हू के बैल की तरीके से आप चलते दिन भर हैं, पहुँचते कहीं नहीं, ठीक। तो लगे हुए हैं, आप एयरपोर्ट पे जाइए, कहीं जाइए, जहाँ जिसको मौका मिला वो सब लगे हुए हैं, खोए हुए हैं अपनी दुनिया में। भाई पूछो कि क्या देखा, पता नहीं कुछ रिटेल। आप ये देखें कि इंटरनेट किस तरीके से हमारी याददाश्त को कम कर रहा है। इस तरीके के बहुत सारे सवाल हैं जिन पर घंटों चर्चा हो सकती है, और भारत में ये सारी चीज़ें कोई मुद्दा है ही नहीं, वो भी एक अलग तरह का मामला है। तो जो मोनेटाइजेशन का मॉडल है कि आपको किसी भी तरीके से दर्शक चाहिए, और दर्शक के लिए आप कुछ किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि किसी तरह का कोई सेंसर नहीं है, किसी तरीके का कोई रोक नहीं है, तो उससे फेक न्यूज़ फैलाने के लिए आपको एक मौका मिल जाता है। जैसे नहीं एमवे का एक मॉडल था बिजनेस कि अगर मेरे पास एक ग्रुप का मैं मेंबर हूं जिसमें 400 लोग हैं, तो हमें लगेगा कि अगर हमने उसने ग्रुप में डाल दिया तो 400 में 200 तो जो है इसको फॉरवर्ड कर देंगे या सब्सक्राइब कर देंगे।
करता कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि ये उम्मीद कि जब आप जुआ खेलने बैठते हैं, इस बार हारे अगली बार जीतेंगे, अगली बार जीतेंगे, और उसमें आप हारते चले जाते हैं। तो यूट्यूब का जो मोनेटाइजेशन मॉडल है और जिसमें जितना पैसा इन्वॉल्व है, तो लोग उसकी कहानियां पहुंचती तो उन्हें लगता है कि जब वो कमा रहे हैं तो हम क्यों नहीं कमा सकते। डिजिटल लिटरेसी का खासा अभाव है। देखिए क्या होता है कि घर परिवार और जनरेशन का मामला क्यों होता है, इस वक्त क्या है, हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां मैं और मेरा बेटा दोनों फेसबुक चलाना एक साथ सीख रहे हैं ना। मेरे पिताजी के ज़माने में फेसबुक नहीं था, मैं जब जवान हो रहा था तब फेसबुक नहीं था, अचानक फेसबुक आ गया, व्हाट्सएप आ गया। अब ना मुझे पता है कि इसको कैसे करना है और ना मेरे बेटे को पता है। भाई आप अभी तक हम मोबाइल मैनर्स नहीं सीख पाए। आप शमशान घाट में हैं और अजीब सी एक रिंगटोन का बज गया मोबाइल किसी का, ठीक, ये ऐसा यहाँ होता है। अभी हो सकता है कि लंबी चर्चा में किसी का यहाँ मोबाइल बज ही जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हमें मोबाइल को, तो आप इंटरनेट के मैनर्स तो अभी बहुत दूर की बात है। तो ये सारे मैनर्स से जुड़ा हुआ मामला है। इस तस्वीर को देखते ही 5 लोगों को फॉरवर्ड करो, होगा बहुत अच्छा, अब हम तुरंत डर जाते हैं, अगर ये नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें पहले भी होती थी हमारे समाज में, लेकिन क्या किया, इंटरनेट ने इसमें एक्सेलरेशन दे दिया। आपके बैंक से पैसे निकल जाते हैं, फिशिंग का शिकार हो जाते हैं, उसमें हम लोग इतने ढीले हैं या हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम फेक न्यूज़ को ले जा करके थाने में रिपोर्ट करेंगे कि साहब उन्होंने फेसबुक पे ये शेयर कर दिया। अब तो ना तो हमारे पास इतना रिसोर्स है, ना इतनी पुलिस है स्ट्रॉन्ग। इसमें एक ही चीज़ है, वो है जागरूकता। अब अगर हम फॉरवर्ड करना ख़त्म कर देंगे तो मान लीजिए कि 2-4 लोग हैं जो इस तरीके की फैक्ट्री चला रहे हैं या समाज की हारमोनी बिगाड़ना चाह रहे हैं, वो क्या करेंगे। तो अगर हम और आप जागरूक हो जाएंगे कि भाई, पहले हम लोग टेलीविज़न चैनल्स को गालियां देते थे कि टीआरपी के चक्कर में ये सबसे पहले हमने दिखाया, इन्होंने न्यूज़ का कबाड़ा कर दिया। पर वही सारी चीज़ें, वही प्रवृत्ति फेक न्यूज़ के फैलने का कारण बन रही है डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप में। फैमिली वाले ग्रुप में हम सबसे पहले कहते हैं सबसे पहले मैंने बता दिया था कि ये हो गया। तो वो जो टेलीविज़न चैनल कर रहे थे वो वही वाली बात वो यहाँ हो रही है। तो ये इसमें कई लेयर हैं, ये समस्या इतनी आसान नहीं है कि 2 दूनी 4 इसे कर दिया जाए ना। कुछ लोग हैं जो एक ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्री चला रहे हैं जिनका काम ही यही है और करोड़ों रुपए का ये बिजनेस चल रहा है। बहुत सारे ऐसे भोले लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है और वो उसका शिकार हुए चले जा रहे हैं। तो दोनों को एक नज़रिए से नहीं देखा जा सकता है, कानून है। चलो मिलकर करें जय घोष।